निकोला टेस्ला, एक नाम जो विज्ञान की किताबों में कम और हमारी जिंदगी की हर तकनीक में ज्यादा मौजूद है। उसने रोशनी को सिर्फ बल्ब तक नहीं रोका, बल्कि उसने देखा, सोचा और साबित किया कि ऊर्जा बिना तार के भी चल सकती है। उस दौर में जब ये सोच भी पागलपन लगती थी, उसने 300 से ज्यादा आविष्कार किए, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं मांगा। उसने विज्ञान को व्यापार नहीं बनाया, बल्कि मानवता के लिए काम किया। टेस्ला एक आविष्कारक था, लेकिन उससे ज्यादा वो एक विचार था जो अपने समय से बहुत आगे था। ये कहानी उसी इंसान की है जो दुनिया को रोशन करना चाहता था, लेकिन अंत में अकेले अंधेरे में चला गया। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ, एक साधारण से गांव स्मिलजान, वर्तमान में क्रोएशिया में। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक पादरी थे जो धार्मिक प्रवचन और लेखन में रुचि रखते थे। उनकी मां डुका टेस्ला औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी, लेकिन वे एक असाधारण रूप से रचनात्मक महिला थी। उन्होंने घर के लिए उपयोगी यंत्र खुद से बनाए और अपने हाथों से उपकरणों का आविष्कार किया। निकोला ने बाद में स्वीकार किया कि अगर उनके भीतर कोई आविष्कारक प्रवृत्ति थी, तो वो उनकी मां से विरासत में आई थी। टेस्ला बचपन से ही एक असामान्य बच्चा थे। वे बहुत चुपचाप रहते थे, लेकिन उनका दिमाग लगातार सवालों से भरा रहता। उनका ध्यान मशीनों, प्रकृति और रोशनी की ओर जल्दी आकर्षित हो गया। जब दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त रहते, टेस्ला घंटों किसी खिलौने को खोलकर उसका काम समझने की कोशिश करते। उन्हें पढ़ना पसंद था, लेकिन औरों से अलग बात ये थी कि उन्हें पढ़ी गई चीजें याद रखने के लिए रिवाइज नहीं करना पड़ता था। वे एक फोटोग्राफिक मेमोरी के मालिक थे, जो एक बार देखी गई चीजों को सालों तक हूबहू याद रख सकता था। टेस्ला के जीवन का पहला गहरा आघात तब लगा जब वे मात्र 5 वर्ष के थे। उनके बड़े भाई डेन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये घटना टेस्ला के लिए गहरा मानसिक आघात बनी रही। इस हादसे के बाद टेस्ला भीतर से और ज्यादा अकेले हो गए। उनके माता पिता, विशेष रूप से उनकी माँ, ये महसूस करती थी कि निकोला अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि वे पढ़ाई में और भी तेज होते जा रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक अलग सा खालीपन बस चुका था। फिर भी टेस्ला की बुद्धि ने सबका ध्यान खींचा। वे स्कूल में हमेशा टॉपर रहते। गणित, भौतिकी और भाषा जैसे विषयों में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि शिक्षक उन्हें चीटिंग करने वाला समझते थे। ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई छात्र बिना नोट्स के सवालों का हल दिमाग में ही कर सकता है। टेस्ला फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पढ़ सकते थे और हर विषय में आसानी से अव्वल रहते। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहां के पहले साल में उन्होंने सभी विषयों में अव्वल स्थान प्राप्त किया। संस्थान के डीन तक ने उन्हें स्टार स्टूडेंट कहा। टेस्ला न सिर्फ किताबें पढ़ते थे, बल्कि मशीनों को अपने दिमाग में इमेजिन करके उनके अंदर के सिस्टम तक को समझ सकते थे। हालांकि उन्होंने 4 साल की डिग्री पूरी नहीं की, पर अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे किसी भी अवधारणा को गहराई से समझने में सक्षम हैं। लेकिन इस सफलता की गति में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने फिजिक्स की एक क्लास में अपने प्रोफेसर से असहमति जताई। विषय था डायरेक्ट करंट मोटर्स। टेस्ला ने कहा कि डीसी मोटर में कई कमियां हैं और यदि मोटर को अल्टरनेटिंग करंट से चलाया जाए तो ये ज्यादा कुशल हो सकती है। ये बात उनके प्रोफेसर को नागवार गुजरी, लेकिन टेस्ला के लिए यहीं से एक नया जुनून पैदा हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसी मोटर डिजाइन करेंगे जो ऐसी करंट से चल सके। यही विचार उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। अगले कुछ वर्षों में टेस्ला उसी सोच में इतना डूब गए कि उनकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। वे जुए की लत में फंस गए, मानसिक थकान से जूझे और अंततः उन्हें कॉलेज से बाहर होना पड़ा। इस दौर में उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को खोया, जिनमें उनके पिता भी शामिल थे। उनके दोस्तों को लगा कि टेस्ला अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन वे गलत थे। एक दिन जब टेस्ला पार्क में टहल रहे थे, उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक सिद्धांत अपने मन में देखा और उसी क्षण वे समझ गए कि ये ऐसी मोटर संभव है। उस दिन उन्होंने जो कल्पना की थी, वो बाद में उनकी सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक बनने वाली थी।
टेस्ला के जीवन का ये पहला चरण बताता है कि असाधारण दिमाग अक्सर अकेलेपन और अस्वीकार का सामना करते हैं, लेकिन एक विचार, एक सिद्धांत, एक सपना, वो सब बदल सकता है। यही हुआ टेस्ला के साथ भी। 1884 में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे। उनके पास न तो पैसे थे न पहचान, लेकिन उनके पास था एक सिफारिशी पत्र और एक ऐसा दिमाग जो भविष्य को वर्तमान में लाने की काबिलियत रखता था। जेब में सिर्फ 4 सेंट, लेकिन सिर में सपनों की भरमार। ये वही समय था जब दुनिया बिजली को समझने और अपनाने की शुरुआत कर रही थी, और इस मैदान पर पहले से एक नाम राज कर रहा था, थॉमस एडिसन। एडिसन पहले से अमेरिका में मशहूर थे। उन्होंने बल्ब और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट सिस्टम को प्रचलित किया था। टेस्ला जब उनसे मिले तो शुरुआत में दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से प्रभावित हुए, लेकिन जल्दी ही सामने आया कि दोनों की सोचने और काम करने की शैली बिल्कुल अलग थी। एडिसन प्रयोग के जरिए धीरे धीरे हल खोजते थे, वही टेस्ला थ्योरी और गणितीय मॉडल से सीधा समाधान निकालने में यकीन रखते थे। एडिसन ने टेस्ला को एक चुनौती दी, अपने डीसी जनरेटर सिस्टम में सुधार करने की। साथ में एक इनाम भी जोड़ा, $50,000। टेस्ला ने इस काम में जी जान लगा दी। उन्होंने कई महीनों तक सुबह 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक लगातार काम किया और आखिरकार सिस्टम को बेहतर बना दिया। लेकिन जब वो इनाम लेने गए तो एडिसन ने जवाब दिया, अरे वो तो एक अमेरिकन जोक था। टेस्ला को ये बहुत बड़ा धोखा लगा। एक वैज्ञानिक को पैसे से नहीं बल्कि उसके काम के सम्मान से चोट लगती है। इसी अपमान ने दोनों के बीच की दरार को स्थायी बना दिया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। अब उनका एक ही लक्ष्य था, दुनिया को यह समझाना कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट न सिर्फ डीसी से बेहतर है बल्कि भविष्य का आधार भी बनेगा। टेस्ला ने एसी मोटर का डिजाइन तैयार किया जो लंबी दूरी तक बिजली को कम नुकसान और कम लागत में पहुंचा सकता था। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से डेमो किया और पहली बार लोगों ने देखा कि बिना भारी मशीनों के भी बिजली दूर तक भेजी जा सकती है। लेकिन जहां टेस्ला ने विज्ञान से बात की, वहीं एडिसन ने डर से काम लिया। उन्होंने एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए जानवरों को सार्वजनिक रूप से करंट देकर मारने की घटनाएं करवाई। कुत्तों, घोड़ों और यहाँ तक कि एक हाथी तक को एसी करंट से मारकर उन्होंने ये संदेश फैलाने की कोशिश की कि ये तकनीक जानलेवा है। लोगों में डर बैठा, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान जीतने लगा। फिर टेस्ला की जिंदगी में आया एक बड़ा मोड़, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की प्रतिभा पहचानी और उनके एसी सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। दोनों ने मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की नींव रखी। टेस्ला की तकनीक को अब कमर्शियल स्केल पर अपनाया जाने लगा। एसी मोटर, ट्रांसफार्मर और टेस्ला कॉइल जैसी चीजें अब प्रयोगशालाओं से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगी। इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब नियाग्रा फॉल्स से बिजली पैदा कर अमेरिका के एक पूरे शहर को रोशन किया गया, और वो भी टेस्ला की एसी तकनीक से। ये वो क्षण था जब दुनिया ने मान लिया कि अब भविष्य का रास्ता टेस्ला के करंट से होकर ही गुजरेगा। एक वक्त था जब लोग टेस्ला को खारिज करते थे और अब वही दुनिया उनकी तकनीक से जगमगा रही थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब टेस्ला का दिमाग एक और बड़े सपने की ओर बढ़ चुका था, बिजली बिना तार के। ऐसी करंट की जंग जीतने के बाद निकोला टेस्ला वैज्ञानिकों की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके थे। लेकिन जहां कई लोग इस सफलता के बाद रुक जाते हैं, टेस्ला की सोच यही ठहरने वाली नहीं थी। उन्होंने एक और कल्पना की, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली सिर्फ तारों से नहीं बल्कि हवा से होकर बहेगी। एक ऐसी दुनिया जहां सिग्नल, पावर और संवाद सब कुछ वायरलेस होगा। इस विचार ने उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। टेस्ला ने वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने प्रयोगशालाओं में टेस्ला कॉइल के जरिए छोटे बल्ब बिना तार के जलाए, वायरलेस रोशनी के डेमो दिए और ये साबित किया कि ऊर्जा को हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ये सब 1890 के दशक में हो रहा था, उस समय जब रेडियो, वाईफाई या ब्लूटूथ जैसी चीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। टेस्ला का सपना सिर्फ वायरलेस बिजली तक सीमित नहीं था, वो पूरी दुनिया को जोड़ना चाहते थे। उनका मानना था
कि अगर धरती के चारों ओर ऊर्जा की एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी फैलाई जाए तो संचार और पावर दोनों को बिना केबल के ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने इस लक्ष्य के लिए न्यूयॉर्क के बाहर लॉन्ग आइलैंड में एक विशाल वायरलेस स्टेशन बनवाना शुरू किया, जिसे वार्डेनक्लिफ टावर कहा गया। लेकिन जैसे ही उनका प्रोजेक्ट आकार लेने लगा, मुश्किलें भी बढ़ने लगी। इस टावर को बनाने और रिसर्च जारी रखने के लिए भारी आर्थिक मदद की जरूरत थी। शुरुआत में उन्हें निवेशक मिले, लेकिन जैसे जैसे टेस्ला की बातें फ्री एनर्जी और बिना मीटर के पावर जैसी चीजों की ओर बढ़ी, निवेशकों ने हाथ पीछे खींच लिए। उन्हें डर था कि अगर टेस्ला की तकनीक सफल हो गई तो बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार पैसों की कमी और समर्थन के अभाव में वार्डेनक्लिफ टावर का निर्माण रुक गया। टेस्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे वो मानवता की सेवा मानते थे, अधूरा रह गया। ये सिर्फ एक तकनीकी असफलता नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और जुनून पर सीधा आघात था। यहीं से उनके जीवन में धीरे धीरे एक खालीपन आने लगा। वो और ज्यादा अकेले रहने लगे। उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस कम कर दी और अपना ज्यादातर समय रिसर्च में या अपने होटल रूम में बिताने लगे। अब वे उस टेस्ला से अलग हो चुके थे जिसने एक समय दुनिया को रोशन किया था। उनका दिमाग अब भी तेज था, लेकिन दुनिया उन्हें समझ नहीं पा रही थी। और शायद टेस्ला भी दुनिया से दूर हो गए थे। टेस्ला को मीडिया ने भी बहुत जल्द एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट यानी सनकी वैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया। उनके वायरलेस आइडिया को लोग असाधारण से असंभव मानने लगे। लेकिन टेस्ला हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने गुमनामी में रहकर भी काम जारी रखा। हालांकि उनके पास अब पहले जैसी लैब, फंडिंग या सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनकी डायरी, उनके आइडिया और उनके दिमाग की लपटें अब भी बुझी नहीं थी। इस दौर में उन्होंने रेडियो, टरबाइन और वायरलेस पावर ट्रांसमिशन से जुड़े कई और आइडिया पर काम किया। लेकिन धीरे धीरे वे अपनी रिसर्च को दुनिया से छिपा कर करने लगे। उनका भरोसा लोगों से हटकर सिर्फ अपने विज्ञान और कबूतरों पर रह गया था। जी हाँ, उन्होंने अपना भावनात्मक जुड़ाव अब जानवरों, खासतौर पर कबूतरों से बना लिया था, जिन्हें वे अपने सबसे करीबी साथी मानते थे। इस पूरी यात्रा में टेस्ला अकेले पड़ते गए। उन्हें किसी ने नहीं समझा, न उद्योग जगत ने, न सरकारों ने, और न ही वो समाज जिसने कभी उनके करंट से रोशनी पाई थी। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि भले ही टेस्ला का वायरलेस सपना उस समय विफल हो गया हो, पर आज उसी सपने पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खड़ी है। वायरलेस चार्जिंग, रेडियो, वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब टेस्ला के दिमाग की ही उपज थी। टेस्ला का अकेलापन भले ही उन्हें तोड़ता चला गया, लेकिन उनकी सोच आज भी हर घर की दीवारों में, हवा में और हमारे हाथों में चल रहे डिवाइसों में जिंदा है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में निकोला टेस्ला विज्ञान और इनोवेशन की दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह उभरे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उन्होंने अपनी सबसे क्रांतिकारी खोजों के बावजूद खुद को धीरे धीरे इस दुनिया से अलग महसूस करना शुरू कर दिया। जहां एक ओर दुनिया टेस्ला की तकनीकों पर आधारित भविष्य की ओर बढ़ रही थी, वहीं टेस्ला खुद अतीत में छूटते चले जा रहे थे। टेस्ला के जीवन के आखिरी साल किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के एक होटल के छोटे से कमरे में बीते। ये वही व्यक्ति था जिसने नियाग्रा फॉल्स की ताकत को बिजली में बदला था। लेकिन अब वो अकेले, बीमार और आर्थिक रूप से लगभग टूट चुके थे। उनके पास कोई स्थायी आय नहीं थी, नहीं कोई परिवार या संस्था जो उनका ख्याल रखे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और पेटेंट से मिली संभावित कमाई को विज्ञान के नाम कर दिया था, क्योंकि उनके लिए पैसा एक साधन था, लक्ष्य नहीं। अपने आखिरी दिनों में टेस्ला मानसिक रूप से भी कई जटिलताओं से जूझ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वे ब्रह्मांडीय तरंगों को महसूस कर सकते हैं, कि कबूतरों से उन्हें संवाद महसूस होता है और कि वे एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे हैं जो दुनिया को विनाश या सुरक्षा दोनों दे सकती है। ये सब बातें मीडिया के लिए सनसनी थी और धीरे धीरे टेस्ला को पागल वैज्ञानिक की छवि में डाल दिया गया। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला का निधन हुआ। वो न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 327 में अकेले थे। कई घंटों तक किसी को उनकी मृत्यु की जानकारी नहीं हुई। जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया तो एक निर्जीव शरीर, एक शांत चेहरा और चारों ओर बिखरे हुए कागजों में विज्ञान के अधूरे सपने दिखाई दिए।
उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने उनके कमरे को सील कर दिया और उनके सभी दस्तावेज और नोट्स जब्त कर लिए। ये सामग्री टॉप सीक्रेट के टैग के साथ गायब कर दी गई। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि टेस्ला के रिसर्च का कितना हिस्सा सार्वजनिक हुआ और कितना आज भी गोपनीय रूप से कहीं छुपा है। लेकिन टेस्ला की पहचान, जो उनके जीवन काल में धुंधला हो गई थी, वो धीरे धीरे मृत्यु के बाद फिर उभरने लगी। 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने चुंबकीय क्षेत्र की इकाई का नाम टेस्ला रखा। इससे विज्ञान ने टेस्ला को आधिकारिक रूप से सम्मान दिया, जिसे उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला था। इसके बाद दुनिया भर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं ने टेस्ला को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। एक मिसअंडरस्टूड जीनियस जो समय से पहले जी रहा था। आज टेस्ला कंपनी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया बदल रही है, उसी आदमी के नाम पर है जिसे कभी गुमनामी में दफना दिया गया था। टेस्ला की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो कभी समझौता नहीं करता, जो अपनी सोच और आदर्शों पर अडिग रहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह दुनिया को बदल सकता था और उसने बदला भी, लेकिन वो बदला इस दुनिया को उस समय महसूस नहीं हुआ जब उसे जरूरत थी। ये विडंबना है कि जिस टेस्ला ने दुनिया को बिना तारों के जोड़ने का सपना देखा था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में हर इंसानी रिश्ते से कटा हुआ था। लेकिन आज जब हम बिना तार के चार्ज करते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो हम अनजाने में ही उस वैज्ञानिक के ख्वाब को जीते हैं जिसने अकेले बैठकर ये सारी कल्पनाएं की थी। निकोला टेस्ला ने जो सोचा वो उस वक्त कोई नहीं समझ सका। उनकी जिंदगी में न पुरस्कार थे, न प्रसिद्धि और न ही वो आराम जिसकी उम्मीद एक आविष्कारक करता है। लेकिन उनके काम चुपचाप हमारी दुनिया का हिस्सा बन गए। एसी करंट, वायरलेस सिग्नल, रेडियो, वो सब कुछ जो आज हमें आधुनिक बनाता है, किसी न किसी रूप में टेस्ला की सोच से निकला था। उन्होंने नाम नहीं मांगा, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ यही चाहा कि आइडिया बचे रहें। आज इतने सालों बाद जब हम हर दिशा में कनेक्टेड हैं, शायद हम पहली बार टेस्ला से जुड़ पा रहे हैं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टेस्ला कभी सिर्फ इंसान नहीं थे, वो एक दृष्टिकोण थे और रहेंगे। निकोला टेस्ला